स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के मद्देनज़र इसकी मुख्य वजहों की पहचान और उनसे निपटने के लिए ठोस उपाय करना जरूरी है। मगर इस क्रम में सरकार जिन नीतियों का सहारा लेना चाहती है वे व्यापक जनहित में हों, यह सुनिश्चित किया जाना भी वक्त का तकाजा है। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या के रूप में चिंता का मुद्दा बना रहता है। इसके लिए सड़क पर चलने वाले वाहनों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। खास तौर पर दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या न केवल सुव्यवस्थित यातायात बल्कि प्रदूषण के लिहाज से अपेक्षा ज़्यादा बहस के केंद्र में रहती है। इन्हीं बिंदुओं के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अगले वर्ष जनवरी से सिर्फ ई ऑटो यानी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। साथ ही जनवरी 2028 से सिर्फ ई दुपहिया वाहनों का ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। नई नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की व्यवस्था भी की गई है। पैरा जाहिर है सरकार ने एक तरह से नीतिगत तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के क्रम में एक ठोस फैसला किया है, लेकिन चूंकि इसका वैसे लोगों के जीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है जिनकी रोजी रोटी इन वाहनों से जुड़ी होती है, इसलिए फ़िलहाल इसके कई अन्य पहलुओं पर बहस जारी है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषण की वजह से हालात बेहद चिंताजनक होते गए हैं, तो इसमें वाहनों की खासी भूमिका रही है। मगर इसमें कारों और अन्य वाहनों के बरक्स दुपहिया और तिपहिया वाहनों की कितनी भूमिका है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। खास तौर पर इसलिए भी कि दिल्ली में तिपहिया वाहन आमतौर पर सीएनजी से चलते हैं। एक समय पेट्रोल और डीजल वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण व्यापक चिंता का विषय बना था और उस समय सीएनजी वाहनों के जरिए दिल्ली की हवा को स्वच्छ करने के दावे किए गए थे। लेकिन आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। वहीं इलेक्ट्रिक कचरा आज विश्व भर में पर्यावरण के सामने एक नई चुनौती बन रहा है। पैरा यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस नीति के केंद्र में फ़िलहाल जिन दुपहिया और तिपहिया वाहनों को रखा गया है वे बड़ी संख्या में साधारण लोगों की आजीविका और आवागमन का मुख्य सहारा रहे हैं। नई नीति की अनिवार्यता की स्थिति में अपने वाहन को इलेक्ट्रिक प्रणाली में बदलना कम आय वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है। दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है। इसे बेहतर बनाने के लिए किसी भी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं ताकि लोग निजी वाहनों के बारे में न सोचें। ऐसे में आवाजाही और रोजगार के लिहाज से दुपहिया और तिपहिया वाहन एक बड़े तबके के लिए सहारा रहे हैं।
बहरहाल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के जरिए अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने में मदद मिलती है तो इसे एक बेहतर उपाय माना जाएगा, मगर इसके समांतर दिल्ली में व्यापक पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य बुनियादी ढांचे का जाल खड़ा करना होगा। पैरा आज के समय में एयर कंडीशनर यानी एसी को विलासिता की वस्तु के बजाय रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान की तरह देखा जाने लगा है, मगर घर और कमरे के ताप को ठंडा रखने की यह सुविधा अब जोखिम का सबब बनती जा रही है। हाल ही में वर्षों में एसी में विस्फोट से आग की घटनाएं एक गंभीर खतरे के रूप में उभरकर सामने आई है। ऐसा ही एक घटना उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 119 में सोमवार को सामने आई, जहां एक इमारत की 21वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में एसी में धमाका होने से आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसने बहुमंजिला इमारतों में आपात स्थिति में सुरक्षा प्रबंधों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी ऊंची इमारत में आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विभागीय तैयारियों की मौजूदा चुनौतियों की लिहाज से गहन समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। पैरा गौरतलब है कि पिछले 2 माह के भीतर देश भर में एसी में विस्फोट से आग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें संपत्ति के साथ मानवीय क्षति भी हुई है। खबरों के मुताबिक इस अवधि में नोएडा में ही अब तक 150 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एसी में विस्फोट के कई कारण हो सकते हैं, मसलन लगातार चलने से कम प्रेशर पर अत्यधिक दबाव, गैस का रिसाव या फिर एसी से जुड़ी बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से भी आग लगने का खतरा बना रहता है। फिर एसी की गुणवत्ता में गिरावट भी एक अहम सवाल है। ऐसी घटनाओं में जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए इमारतों में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त होने चाहिए, मगर यह अफसोसनाक है कि इस ओर न तो शासन प्रशासन और न ही भवन निर्माताओं का ध्यान जाता है। यही नहीं, दमकल विभाग में संसाधनों का अभाव भी किसी से छिपा नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण नोएडा में हुए हादसे के दौरान देखने को मिला, जब दमकल गाड़ियों से पानी की बौछार 13वीं मंजिल से ऊपर नहीं जा सकी। जाहिर है कि खतरों से निपटने के लिए व्यवस्था को हर स्तर पर चाक चौबंद करने की आवश्यकता है।